गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटबीन्स। इसका फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे नेटबीन्स के बारे में। तो फर्स्ट क्लास है तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए सबसे पहले कि नेटबीन्स होता है क्या है, कैसे चलता है। देखिए, सबसे पहला बात जो हम यहाँ पे करेंगे कि नेटबीन्स है क्या। देखिए, बेसिकली नेटबीन्स एक आईडीई है। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आईडी है तो किसी न किसी लैंग्वेज का आईडी होगा। ये जावा का आईडी है। जावा क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट के अंदर, जिनमें से जावा एक है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के, वेब पेजेस बनाने के काम में आती है। तो उसका जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, दैट इज़ नोन एज नेटबीन्स। और भी मार्केट में बहुत सारे आईडीज़ हैं, बट क्योंकि हम सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें नेटबीन्स ही हमें दिया हुआ है। तो नेटबीन्स जो है उसके अंदर आपको पहले से प्री डिफाइंड टूल्स एंड विजार्ड्स और कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ दिख रहा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखिए, जैसे मैंने नेटबीन्स के आईडी के बारे में बताते वक्त कहा कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और टूल्स और विजार्ड्स आपको प्री डिफाइन मिलते हैं। दैट मीन्स आपको वो टूल्स और कंट्रोल्स नहीं बनाने पड़ते हैं। आप सिंपली उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो क्योंकि कंट्रोल बनाने का टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, तो आपकी एप्लीकेशन रैपिडली डेवलप हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ लिखा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं रैपिडली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे टूल्स और कंट्रोल्स के यहाँ पहले से डिज़ाइन है, तो आपको बार बार उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम आईडी के बारे में। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखिए, आप नेटबीन्स का आईडी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे पैरामीटर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है जो आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन कराने के लिए हेल्प करता है। नेटबीन्स का आईडी अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे ऊपर जो होती है वो टाइटल बार होती है, जहाँ आपको नेटबीन्स का टाइटल और उसका वर्जन लिखा हुआ रहा होता है। देन आपके मेन्यू बार होती है फाइल एडिट व्यू वाली। नेक्स्ट आपके आता है टूल बार, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और ये सारे कंट्रोल्स गिवन होते हैं। जीयूआई बिल्डर वो पार्ट जहाँ पे आप डिज़ाइन बनाते हैं, जहाँ फ्रेम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ जीयूआई बिल्डर। पैलेट्स आपके कंट्रोल्स, स्विंग कंट्रोल्स, AWT जो सब अवेलेबल है वो सब पैलेट्स के अंदर आते हैं। देन यू हैव इंस्पेक्टर विंडो। लेफ्ट हैंड साइड में इंस्पेक्टर विंडो आता है, जो आपको सारे कंट्रोल्स जो आपने फ्रेम पे लिए उनकी हायरार्की की लिस्ट शो करता है। प्रॉपर्टीज विंडो, जो भी कंट्रोल्स आपने लिए उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस के जो वैल्यूज होल्ड करता है वो प्रॉपर्टी विंडो होती है। डिज़ाइन टाइम पे काम में आती है प्रॉपर्टीज बेसिकली। कोड एडिटर विंडो, डिज़ाइन जो अपना जीयूआई बिल्डर था उसके साथ ही कोड एडिटर विंडो भी होता है, जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं। जीयूआई बिल्डर के अंदर आप डिज़ाइन बनाते हैं और कोड एडिटर विंडो में आप उन पर्टिकुलर कंट्रोल्स के रेस्पेक्ट में कोड लिखते हैं। प्रोजेक्ट विंडो, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक आपके सिस्टम में बने हैं नेटबीन्स के, उन सबकी हायरार्की शो करता है, लिस्ट शो करता है। देन यू हैव आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो बेसिकली नीचे सेंटर में एक विंडो आता है, जिसमें आपके एरर्स या प्रोग्राम में जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको आप शो कर सकते हैं। देन यू हैव ग्राफिकल कंपोनेंट्स। है कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ग्राफिकल कंपोनेंट्स होते हैं, आपके कंट्रोल्स होते हैं, पहले से बने हुए कंट्रोल, प्री डिफाइंड कंट्रोल्स होते हैं। प्री डिफाइंड कंट्रोल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पेरेंट कंट्रोल और कंटेनर कंट्रोल, सेकंड वन इज चाइल्ड कंट्रोल। पेरेंट कंट्रोल और कंटेनर कंट्रोल वो कंट्रोल्स होते हैं जो अदर कंट्रोल्स को होल्ड करते हैं। चाइल्ड कंट्रोल वो कंट्रोल्स होते हैं जो पेरेंट कंट्रोल के अंदर प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि फ्रेम है, पैनल है, ये सब आपके पेरेंट कंट्रोल हो गए। टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, लेबल है, ये आपके चाइल्ड कंट्रोल्स हो गए। अगर आप पेरेंट कंट्रोल को मूव करते हैं एंड पेरेंट कंट्रोल को डिलीट करते हैं तो रेस्पेक्टिवली जो चाइल्ड कंट्रोल है वो भी मूव होंगे और डिलीट होंगे। देन यू कैरेक्टर सेट। देखिए, सभी लैंग्वेजेस का कोई ना कोई कैरेक्टर सेट होता है। आप हिंदी में काम करते हैं, आप इंग्लिश में काम करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं, तो सभी लैंग्वेजेस का कैरेक्टर सेट होता है। तो सभी लैंग्वेजेस का कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, तो आप हिंदी में काम करें चाहे इंग्लिश में काम करें, हिंदी में काम करते हैं तो वर्णमाला का था ग जो होता है, इंग्लिश में काम करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD। तो ये सब आपके कैरेक्टर सेट होते हैं। इसी तरीके से जो पुरानी लैंग्वेजेस होती थी उन सब का कैरेक्टर सेट होता था आपका ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली इंग्लिश के कैरेक्टर्स को ही सपोर्ट करता था। और बाद में रिक्वायरमेंट आने लगी, कुछ कंट्रीज ऐसी है जो अपनी लैंग्वेज में काम करती है, लाइक जापान, चाइना, कोरिया, ये सब कंट्रीज सॉरी अपनी ही लैंग्वेज में काम करती है, तो ये इंग्लिश में काम करने में थोड़ी सी इनको परेशानी होने लगी। तो एक ऐसे कैरेक्टर सेट की रिक्वायरमेंट आने लगी जो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करे।
तो जो निकल के आया, जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ यूनिकोड का। यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड। ये ऑलमोस्ट दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट को फॉलो करता है, तो किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टोकन्स। देखिए टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं, दैट इज नोन एज टोकन। छोटी छोटी यूनिट्स जिनसे मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, दैट इज नोन एज टोकन्स। अब वो टोकन्स क्या क्या हैं? आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स हैं। देखिए बेसिकली आइडेंटिफायर नाम से लग रहा है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। ठीक है, सॉरी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही है? तो ये आइडेंटिफायर मैंने आपको बता दिया कि नाम होगा, वो नाम किसको दिया जाएगा? किसी प्रोग्राम को दिया जाएगा, किसी फंक्शन को दिया जाएगा, किसी क्लास को दिया जाएगा, किसी वेरिएबल को दिया जाएगा। तो वो जो भी नाम आप किसी चीज़ को देते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर का नाम जो आप रखते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स क्या है? फर्स्ट वन इज दे मस्ट नॉट बी कीवर्ड। जो भी नाम आप रखें वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स होता है, जिनका स्पेसिफिक यूज होता है, तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो भी नाम आप रखते हैं। दे मस्ट नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल, नॉट इवन स्पेस। जो भी नाम आप रखते हैं क्लास का, फंक्शन का, प्रोग्राम का, वेरिएबल का, उनमें कहीं भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? इवन स्पेस भी नाम के अंदर अलाउड नहीं होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन ओनली। जो भी नाम आप रखेंगे उसमें या तो अल्फ़ाबेट आएंगे, या नंबर आएगा, डॉलर या अंडरस्कोर। ये चार ही वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं आइडेंटिफाइज के अंदर। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर। जो भी नाम आप रखते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर हो सकता है। नंबर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी नाम आप रखें वो सब केस सेंसिटिव होंगे। देखिए जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स आप अगर कैपिटल कैरेक्टर नाम रखते हैं किसी चीज़ का या स्मॉल कैरेक्टर नाम रखते हैं तो वो दोनों डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे, सेपरेट है दोनों, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। देन यू हैव लिटरल्स। देखिए लिटरल्स वो वैल्यूज होती है जो फिक्स होती हैं। ठीक है, तो फिक्स वैल्यूज में सबसे पहले आता है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल जो है वो 0 to 9 आप जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, वो इंटीजर कैटेगरी में आती है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले बाइनरी में। बाइनरी जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, दैट इज 0 एंड 1। नेक्स्ट होता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल होता है 0 to 7 का कॉम्बिनेशन। देन आपका डेसिमल जो अपन अपनी लाइफ में पढ़ते हैं नॉर्मल नंबर सिस्टम, 0 to 9 वाला। नेक्स्ट होता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होता है 0 to 15। दैट मीन्स 0 to 9 तो नॉर्मली चलता है, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो होता है वो 10, 11, 12 ना होके नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो होता है वो आपका 0 to 15 काउंट होता है। 0 to 9 तो नॉर्मल चलता है, और आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो होता है, 10 की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे ए, 11 की जगह लिखते हैं बी, 12 की जगह लिखते हैं सी, देन 13 की जगह डी, 14 की जगह ई एंड 15 की जगह एफ। तो 0 to F ये बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। देखिए अब कोई नंबर आपके सामने लिख दिया गया, फॉर एग्जाम्पल सिंपल 7। तो अब 7 को आप क्या जस्टिफाई करेंगे? 7 क्या है? ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। तो ये चीज़ हम कुछ भी अगर उसके आगे नहीं लिखा है, प्रीफिक्स नहीं किया हुआ है उसको, कुछ भी सिंपल 7 लिखा है, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज डेसिमल। बट अगर उसको O7 लिखा हुआ है दैट मीन्स ऑक्टल। अगर उसके आगे OX लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज हेक्साडेसिमल। ठीक है ना? अब नेक्स्ट होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल वो होता है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू, बट जो फिक्स्ड वैल्यूज है लाइक पाई की वैल्यू 3.14 या जो भी इस टाइप की वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। कैरेक्टर लिटरल एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर जिसको आप सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टर लिटरल। एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं इसके अंदर, जैसे आप \n लगाते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, वो न्यू लाइन के लिए होता है, \t होता है टैब के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। अपने कोर्स में ऐसा यूज़ नहीं करते बट बहुत सारे हैं इसमें। देन यू हैव स्ट्रिंग लिटरल। देखिए स्ट्रिंग लिटरल जो होता है एक सिंगल कैरेक्टर लिखिए या एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखिए, बट वो अगर डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज किए जाएंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल। देन यू हैव कीवर्ड्स। देखिए कीवर्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनका सिंटेक्स फिक्स है, हम यूज़ कर सकते हैं बट इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, वाइल, डू, आपका कंटिन्यू, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, स्विच, दे ऑल आर कीवर्ड्स। ठीक है ना? 48 कीवर्ड्स की लिस्ट हमारी बुक में दी हुई है, याद करना कोई ज़रूरी नहीं बट 2 4 5 आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके स्पेसिफिक यूज़ होते हैं।
देन यू हैव पंचुएटर्स और सेपरेटर्स। देखिए पंचुएटर्स और सेपरेटर्स वो वर्ड्स होते हैं या वो सिंबल्स होते हैं बेसिकली जो दो यूनिट्स को आपस में सेपरेट करते हैं। लाइक आप कॉमा लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड वाले, स्क्वायर वाले या कर्ली ब्रेसेस, इन सब का कोई ना कोई स्पेसिफिक यूज होता है जो दो यूनिट्स को आपस में सेपरेट करते हैं। लाइक कॉमा से आप दो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, सेमीकोलन से स्टेटमेंट ब्रेक करके दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, राउंड ब्रैकेट से आप मेथड्स की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। देन यू हैव ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक यूज होता है। Operators are the symbol used to perform some specific operation on one or more than one operand। एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड से ऊपर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाता है तो वो आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी कैटेगरी में। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर लगते हैं, बाइनरी जो दो पे और टर्नरी जो दो से ज़्यादा पे लगते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। अर्थमेटिक ऑपरेशन काम करवाने के काम में आते हैं। प्लस दो नंबर्स को ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्ट कराता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करता है। डिवीजन जो होता है यहाँ स्लैश वाला ऑपरेटर जो है डिवीजन का, वो आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और परसेंटेज वाला साइन जो है जिसे हम यहाँ मॉड्यूलस बोलते हैं या मोड बोलते हैं, वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज़, डिवीजन ऑलवेज रिटर्न्स यू क्वोशिएंट और आपका परसेंटेज साइन ऑलवेज रिटर्न यू मॉड्यूलस या रिमाइंडर। ठीक है ना। अब यहाँ एग्जांपल दिया, देखिए 5/2 लिखा मैंने, तो 5/2 लिखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 2.5 आंसर आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है इंट a इक्वल्स टू 5/2। देखिए 5 भी यहाँ इंटीजर में, यहाँ 5.0 नहीं लिखा हुआ, 2.0 भी नहीं लिखा है, 2 भी इंटीजर में, और ए तो इंटीजर में हमने डिक्लेयर कर ही रखा है। तो जब 5 और 2 दोनों इंटीजर में हो और आपने इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपके दिमाग में अगर 2.5 चल रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 भी इंटीजर में है, 2 भी इंटीजर में, तो आउटपुट भी किस में आएगा, इंटीजर में। दैट मीन्स यू विल गेट 2 इन ए। बट अगर आपकी ज़रूरत है कि नहीं मुझे तो 2.5 चाहिए या मुझे कुछ और वैल्यू चाहिए, और अगर आपने ए को फ्लोट कर दिया, मतलब आपने लिख दिया फ्लोट ए इक्वल्स टू 5/2, 5 और 2 को इंटीजर ही रहने दिया, ए को फ्लोट कर दिया, तो देखिए 5 और 2 तो इंटीजर ही थे बेचारे, तो आपको 2 ही देंगे। बट क्योंकि आपने ए को फ्लोट कर दिया है तो यू विल गेट 2.0, 2.5 नहीं आएगा, 2.0। अगर 2.5 आंसर आपको चाहिए तो आपको 5 और 2 दोनों में से एक को तो फ्लोट बनाना पड़ेगा, डबल बनाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया, या तो आप लिखिए 5.0 डिवाइड बाई 2 या 2.0, सॉरी 5.0 डिवाइड बाई 2 या 5 डिवाइड बाई 2.0, दोनों में से एक को फ्लोट बना दिया अगर आपने, तो यू विल गेट 2.5 इन ए। उसके लिए आपको ए को भी डबल करना पड़ेगा। और अगर आपने 5 मोड 2 किया तो देखिए 5 मोड 2 किया तो यू विल गेट 1, ये क्या है, रिमाइंडर। अब आते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए दो यूनिट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाने का काम में आता है, एक रिलेशन चेक करने के लिए काम आता है कि एक यूनिट दूसरी यूनिट से छोटी है या बराबर नहीं है, इस तरीके से हम इन्हें यूज लेते हैं। देन यू हैव लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कैटेगरी में तीन आते हैं आपके पास, एंड और नॉट। देखिए एंड और नॉट ये आपकी कंडीशंस के साथ लगते हैं। अगर दो कंडीशंस के बीच में एंड लगा है दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही काम होगा, और लगा है तो दोनों में से एक या दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो काम हो जाएगा, मतलब एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो भी रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट चलेगा और आपका काम होगा। नॉट कॉन्ट्राडिक्शन करता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन का आउटपुट फॉल्स आ रहा है तो नॉट अगर उसके आगे लगा हो तो वो उसे ट्रू कर देगा। देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली सिंगल इक्वल वाला साइन होता है। देखिए ऊपर डबल इक्वल था, डबल इक्वल कंपैरिजन करवाता है बराबरी के लिए, और जो सिंगल इक्वल होता है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। अगर कोई एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में तो वो सॉल्व होगा, उसकी जो आउटपुट जनरेट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट इज प्लस प्लस और डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स जो होते हैं ये प्री भी होते हैं और पोस्ट भी होते हैं। दैट मीन्स प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है सेम एज प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस वेरिएबल से पहले लगे हैं तो वो प्री कैटेगरी में आएगा, और अगर वो वेरिएबल के बाद में लगे हैं तो वो पोस्ट कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया सबसे पहले वाला, इंट ए इक्वल्स टू 5 इंट बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, ये कौन सा हो गया, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब हुआ तो ए की वैल्यू हमने कितनी असाइन कर रखी थी, 5। तो प्री इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, प्लस प्लस है तो एक वैल्यू तो बढ़ेगी,
तो प्लस प्लस से ए की वैल्यू जो 1 से इंक्रीज हो गई तो ये हो गया 6, तो ए की वैल्यू भी हो गई 6 और बी की वैल्यू भी हो गई 6। तो हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 6। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 5 इंट बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। दैट मीन्स ए की वैल्यू बाद में इंक्रीज होगी, पहले ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो 5 है वो बी को असाइन होगी, तो बी की वैल्यू हो गई 5 और आफ्टरवर्ड्स इसने ए प्लस प्लस को एक्सिक्यूट किया और ए की वैल्यू बढ़ के हो गई 6। तो जब आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया ए और बी को तो यू विल गेट ए में 6 और बी में 5। यही सेम चलेगा आपका प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर। देखिए कैसे हो रहा है। अब आपने लिखा ए इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू माइनस माइनस से, नीचे वाला एग्जांपल जो है फर्स्ट वाला ए इंट ए इक्वल्स टू 5 इंटू बी इक्वल्स टू माइनस माइनस से। देखिए माइनस माइनस ए है, दैट मीन्स ए की वैल्यू पहले 1 से डिक्रीज होगी, तो ए की वैल्यू हो गई 4 और वही 4 किसको साइन हो गया, बी को। तो ए और बी दोनों में क्या क्या वैल्यू आ गई, 4 4। दूसरा अगर देखें इंट ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ए की वैल्यू 5 है तो ये 5 वैल्यू पहले बी को असाइन हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो गई 5 और ए माइनस माइनस बाद में चलेगा और अपनी वैल्यू को 1 से लेस करेगा, तो ए की वैल्यू हो गई 4। तो दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए में 4 प्रिंट हो रहा है और बी में 5 प्रिंट हो रहा है। अब हमें पता है कि जो अभी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े वो बाय डिफॉल्ट एक एक वैल्यू इंक्रीज करती है और एक एक वैल्यू डिक्रीज करती है। बट कभी आपको एक से ज़्यादा वैल्यू बढ़ानी है, एक से ज़्यादा वैल्यू लेस करनी हो तो आप इनके लिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखिए आपके सामने है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल या मॉड्यूलस इक्वल। तो सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की जो भी वैल्यू अज्यूम कीजिए उसमें 5 वैल्यू इंक्रीज होगी और वो 5 में ए में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में 10 पड़ा है तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 का मतलब हो गया कि वो 10 में 5 ऐड हो गया, इट बिकम 15 और वो 15 किस में साइन हो जाएंगे, ए में। तो उसी स्टेटमेंट को हम ए प्लस इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी ऑपरेटर्स को भी हम इस तरीके से शॉर्ट एंड कंडीशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपके सामने कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली जो कंडीशन पुट करते हैं। हम इफ एल्स इफ वगैरह बाद में पढ़ेंगे, बट उससे पहले अगर कोई कंडीशन हमें इम्प्लीमेंट करनी है किसी स्टेटमेंट पे तो हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन होता है। एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 5 सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी सेमी कॉलन। देखिए यहाँ ए ग्रेटर देन बी कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशनल ऑपरेटर का क्वेश्चन मार्क या कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो फर्स्ट ए लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क के बाद ये ए सी में चला जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए सी में चला जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी सी में चला जाएगा। दैट मीन्स अगर अभी हमारी वैल्यू क्या है 10 और कंडीशन चेक करी क्या 10 5 से बड़ा है या कंडीशन ट्रू है, तो जो ए की वैल्यू 10 है वो किस में चली जाएगी, सी में। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो बी की वैल्यू चली जाती सी में। नेक्स्ट आपके पास में आते हैं वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होता है। वेरिएबल एक्चुअल में क्या होती है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसको एक नाम दिया जाता है। नाम कौन होता है, आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको एक नाम दिया गया और जो वैल्यू स्टोर करवाने के काम में आता है, जिस वैल्यू को हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं। ये टेम्पररी इन नेचर होता है। टेम्पररी नेचर मतलब प्रोग्राम जब जब चलेगा तब तक ये रहेगी मेमोरी, जैसे प्रोग्राम बंद हो गया मेमोरी वॉश आउट हो जाती है। अब वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है। डिक्लेयर करने के लिए आपको पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है और फिर उसका नाम लिखना पड़ता है। ये तो डिक्लेरेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त उसको कोई वैल्यू भी असाइन कर दी जाए स्टार्टिंग में। तो डेटा टाइप वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वो वैल्यू जो आप उसे असाइन करवाना चाहते हैं। देन यू हैव डेटा टाइप्स। देखिए डेटा टाइप बेसिकली हमें ये बताता है कि जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा, जो भी वैल्यू हमारे प्रोग्राम के द्वारा आउटपुट जनरेट करेगी, वो वैल्यू किस टाइप की होगी। वो वैल्यू इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, न्यूमेरिक होगी, डेसिमल पॉइंट वाली होगी, कैरेक्टर होगी। जो भी वैल्यू होगी वो कौन बताएगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जो कंपाइलर हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में इंटीजर होता है और एक आपका फ्रैक्शनल होता है, एक कैरेक्टर होता है और एक बुलियन होता है। तो देखिए एक एक करके क्या क्या होते हैं। न्यूमेरिक की कैटेगरी में इंटीजरल जो होता है उसमें आता है आपके पास बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये चारों वो हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। फ्रैक्शनल में आता है आपके पास फ्लोट और डबल जिनमें डेसिमल पॉइंट अवेलेबल होता है। कैरेक्टर में कैर जिसमें सिंगल कैरेक्टर आप ले सकते हैं। बुलियन डेटा टाइप जो भी होगा उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होंगे जो बेसिकली रेफरेंस डेटा टाइप होता है, जो इन डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव है इन डेटा टाइप्स को मिला के बनेंगे, ठीक है ना। क्लासेस बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, तो ऑल आर कंसिडर्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
देन आपके पास आते हैं मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। देखिए मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो भी कंट्रोल आप लें, चाहे वो पेरेंट कंट्रोल हो चाहे चाइल्ड कंट्रोल हो, सभी कंट्रोल की कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड्स होते हैं वो काम जो वो कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे, और प्रॉपर्टीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अपीयरेंस ऑफ दैट कंट्रोल्स। मेथड्स यहाँ ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन इज गेटर्स, सेकंड वन इज सेटर्स। गेटर्स वो मेथड्स हैं जो यूजर से वैल्यू इनपुट करवाते हैं। सेटर्स वो मेथड हैं जो यूजर को आउटपुट शो करवाते हैं। तो प्रॉपर्टीज आपकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या अपीयरेंस आपने ली है वो आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट इंटरेक्शन इन जावा। देखिए टेक्स्ट इंटरेक्शन इन जावा का मतलब सीधा सा हो गया कि आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, यूजर को आउटपुट कैसे दिखाते हैं। तो उनके लिए जो मेथड्स जनरली काम में आते हैं दैट इज टेक्स्ट इंटरेक्शन इन जावा। सबसे पहले गेट टेक्स्ट, अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे वापस, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो गेट टेक्स्ट जो मेथड होता है ये बेसिकली किसी भी कंट्रोल से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए काम में आता है। सेट टेक्स्ट किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आउटपुट सेट करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के काम में आता है। पार्स मेथड जो होता है ये कन्वर्ट करवाता है स्ट्रिंग को न्यूमेरिक डेटा टाइप में। फिर होता है आपका जे ऑप्शन पेन। देखिए जो जे ऑप्शन पेन जो कंट्रोल है बेसिकली ये आपके एक विंडो ओपन करता है जो कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के काम में आता है। जैसे कि आपको इनपुट लेना है, यूजर को आउटपुट दिखाना है, कोई कंफर्मेशन मांगनी है यूजर से, तो जे ऑप्शन पेन आप यूज कर सकते हैं। आगे आएगा तब हम इसको वापस डिस्कस करेंगे। देन यू नॉन जीयूआई आउटपुट मेथड। देखिए वो जो अभी हमने पढ़े वो सब कंट्रोल्स के ऊपर लगते थे। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कंट्रोल्स है उनके ऊपर लगते थे। ये नॉन जीयूआई, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे, बट जो हमने आउटपुट विंडो की बात की थी शुरू में आईडी में, उसमें अगर आपको आउटपुट शो करवाना है तो यू कैन यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखिए सिंपल प्रिंट जो होता है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाता। प्रिंट एल एन अगर आप करते हैं तो आउटपुट प्रिंट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। फिर आपका कन्वर्जन मेथड्स होते हैं। कन्वर्जन मेथड होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए आप टेक्स्ट फील्ड से जब वैल्यू लेते हैं गेट टेक्स्ट की मदद से, तो गेट टेक्स्ट ऑलवेज रिटर्न्स यू वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम न्यूमेरिकल अर्थमेटिक वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है। तो जब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो हमारे यूज़ का नहीं रहता है। तो इससे बेटर है कि हम उन स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्स मेथड की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें पता है कि 6 न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास में होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। तो स्ट्रिंग को इन 6 में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू आपने यूजर से इनपुट कराई गेट टेक्स्ट की मदद से, तो बाइट डॉट पार्स बाइट की आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है, बाइट डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नाम, फिर आपने कहा बाइट डॉट पार्स बाइट स्ट्रिंग वैल्यू। तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको बाइट में कन्वर्ट करा के वेरिएबल में असाइन कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो केस सेंसिटिविटी की मैंने बात शुरू में की थी, केस वही रहेगा जो यहाँ सामने लिखा हुआ है। कहाँ पे एस स्मॉल लिखा हुआ है, कहाँ पे बी स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करवाना है तो शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट लिखेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखेंगे, लॉन्ग में करवाना है तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग लिखेंगे, फ्लोट में करवाना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट लिखेंगे, और डबल में करवाना है तो डबल डॉट पार्स डबल लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में उसी के रिगार्डिंग आपको डेटा टाइप लेना पड़ेगा। पहले वाला जो था वो तो आपका न्यूमेरिक सॉरी स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का था, पार्स मेथड। अब आपके पास आता है कि चलिए स्ट्रिंग को तो आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन करवा ली, बट अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को अगर वापस आपको किसी कंट्रोल में प्रिंट करवाना है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने के लिए, न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए दो मेथड्स हमारे पास यहाँ होते हैं। पहला होता है टू स्ट्रिंग और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ। तो इन दोनों मेथड्स की मदद से हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग st1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को करवा लिया, फ्लोट को करवा लिया, डबल को करवा लिया और लॉन्ग को करवा लिया। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो टू स्ट्रिंग मेथड जो यूज़ किया है वो हमेशा न्यूमेरिक क्लास के साथ यूज़ किया, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, डबल डॉट टू स्ट्रिंग और लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग। बट जो वैल्यू ऑफ मेथड है, थर्ड वाला जो है वैल्यू ऑफ मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो स्ट्रिंग st1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग st2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ जो न्यूमेरिक वैल्यूज आपको ब्रैकेट में दी गई है उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ कौन सा मेथड यूज किया है, वैल्यू ऑफ मेथड यूज किया है। तो कौन सी क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो स्ट्रिंग के साथ हम उसको लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। चलिए थैंक यू।